हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। और मेरा नाम है शुभ और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉरेन पॉलिसी अंडर नेहरू। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ। तो उससे एक साल पहले 1946 से ये मालूम होना चालू हो गया था कि अगले कुछ सालों में हमारे भारत को आज़ादी मिल जाएगा ब्रिटिश से। तो ये अनाउंस भी कर दिए थे ब्रिटिश लोग कि कुछ सालों में ये आज़ादी आपको मिल जाएगा, लेकिन इसका जो प्रोसेस होगा ये बाई पार्टीशन होगा। मतलब भारत का दो हिस्से होंगे, जो एक हिस्सा बनेगा पाकिस्तान, दूसरा हिस्सा इंडिया। तो दो हिस्से होने के बाद आप लोगों को आज़ादी मिल जाएगा। तो जो भी है 1947 में हम लोगों को आज़ादी मिला। उससे एक साल पहले 1946 में 7 सितंबर को न्यू दिल्ली में एक ब्रॉडकास्ट से जवाहरलाल नेहरू ने जो अगर आज़ादी के बाद इंडिया का फॉरेन पॉलिसी कैसे होगा, उसका फॉरेन पॉलिसी का मेन जो गोल्स होंगे, ये सारे चीज़ को लेके एक ब्रॉडकास्ट से न्यू दिल्ली में उन्होंने कुछ पॉइंट बोले। तो वो पॉइंट क्या क्या थे? वो पहला पॉइंट था एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म, दूसरा रेसिज्म। ठीक है, तो ये तो होना ही था क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनी के अंडर सबसे ज़्यादा किसी देश का अगर नुकसान इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अगर किसी देश का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था तो वो है हमारे भारत। और रेसिज्म तो हम ब्रिटिश के कॉलोनी के टाइम में तो फेस किए ही थे। तो ये तो पहला पॉइंट होना ही था एंड ऑफ कॉलोनी और रेसिज्म। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था जो गोल उन्होंने बोले थे फॉरेन पॉलिसी का 1946 में के 7 सितंबर को न्यू दिल्ली से? उसमें एक दूसरा जो पॉइंट था वो था इंडिपेंडेंस फ्रॉम पावर ब्लॉक्स। एक्चुअली उस टाइम में क्या हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही दुनिया में दो ताकतवर देश उभरा। एक यूएसए हो गया, दूसरा यूएसएसआर हो गया। तो हर एक छोटे कंट्री जो उन यूएसए और यूएसएसआर की तरफ मिलिट्री ताकत नहीं था, तो हर एक कंट्री किसी ना किसी देश के साथ जुड़ रहा था, उसका पक्ष ले रहा था। तो उसी से भारत ने उस टाइम जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि हम लोग किसी का पक्ष नहीं लेंगे, हम इंडिपेंडेंस रहेंगे फ्रॉम एनी टाइप ऑफ पावर ब्लॉक्स। कोई भी पावर ब्लॉक्स से हम लोग अलग इंडिपेंडेंट रहेंगे। तीसरा क्या पॉइंट था मेन गोल में? तीसरा पॉइंट था जो क्लोज टाई विथ चाइना एंड एशियन नेबर्स, अर्थात इंडिया के जो पास ही में जो इंडिया का जो नेबरहुड है, जो नेबरिंग कंट्रीज है, और उसके साथ और चाइना के साथ हम लोग अपना रिलेशन और भी अच्छा करेंगे। तो ये चीज़ जो बोला गया था ये 1946 में बोला गया था। तभी भी भारत को आज़ादी नहीं मिला था, लेकिन भारत को आज़ादी मिलने वाला है ये सबको मालूम पड़ गया था। 1947 में भारत को अगले कुछ सालों में 1947 में आज़ादी मिलने वाला है, ये तो मालूम पड़ ही गया था। तो इसीलिए उसी टाइम जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि अगर हम लोगों को आज़ादी मिल गया एक बार, उसके बाद हम लोगों का जो फॉरेन पॉलिसी होगा उसका जो मेन तीन गोल होंगे वो है ये। तो पहला गोल क्या हो गया? कॉलोनियलिज्म, दूसरा रेसिज्म, उसके बाद इंडिपेंडेंस फ्रॉम पावर ब्लॉक, और लास्ट में क्लोज टाई विथ चाइना एंड एशियन नेबर्स। ठीक है, अब इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में। फिर इंडिया का जो पहला प्राइम मिनिस्टर वो बने जवाहरलाल नेहरू। तो उनके टाइम में इंडिया ने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किया। उसमें से पहला चैलेंजेस था तो पॉवर्टी। ठीक है, उसके बाद सारे दुनिया में कोल्ड वॉर चल रहा था यूएसए और यूएसएसआर के बीच। उसी टाइम में इंडिया का जो पॉलिसी था वो इंडिपेंडेंट रहना था। फिर उसी टाइम में इंडिया को एक ऐसे फॉरेन पॉलिसी की ज़रूरत थी कि इंडिया को उस टाइम अंदर से स्टेबल भी रखे, देश के अंदर पीस भी हो, और इंडिया का जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, देश के अंदर हो, इंटरनल पॉलिटिक्स हो या बाहर का एक्सटर्नल पॉलिटिक्स हो, उसमें स्टेबिलिटी रहे और इंडिया इकोनॉमिकली ग्रोथ भी करता रहे। लेकिन ये सारे चीज़ उस टाइम नेहरू के टाइम एम तो नेहरू ने ये सब सारे किए थे, लेकिन हालत के वजह से कुछ इंसिडेंट हुआ, उसके वजह से सारे कुछ अचीव नहीं हो पाया। तो हम अगले स्लाइड में देखेंगे। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेहरू इंडिया फेस्ड मेनी चैलेंजेस रेंजिंग फ्रॉम पॉवर्टी एट द डोमेस्टिक फ्रंट टू इशू ऑफ कोल्ड वॉर। पॉवर्टी से लेके कोल्ड वॉर तक बहुत सारे चैलेंजेस उस टाइम नेहरू के सामने आए थे। तो उनका टारगेट यही था कि सारे चीज़ को स्टेबल रख के इंटरनल पॉलिटिक्स, एक्सटर्नल अफेयर्स, फिर इंटरनल लोगों की पीस, सारी चीज़ को मेंटेन करते हुए देश की इकोनॉमी भी ग्रो करता रहा। ये उनका एम तो था। लेकिन अभी फिलहाल कुछ मायने में वो अचीव भी हुआ, कुछ में फेलियर भी आया। तो वो सारे चीज़ हम अगले स्लाइड में देखेंगे। अच्छा, अब आते हैं पॉलिसी अंडर नेहरू। नेहरू जो फॉरेन पॉलिसी बनाए थे उसका कुछ मेन कंपोनेंट थे। पहला कंपोनेंट क्या था? नॉन अलाइनमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग किसी भी पावर ब्लॉक के साथ अलाइन नहीं होंगे, ना यूएसए के पक्ष में रहेंगे ना यूएसएसआर के पक्ष में रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी के साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं। चीज़ है कि कोई मिलिट्री ब्लॉक में हम नहीं रहेंगे। अगर जहाँ पे जंग की बात आए वहाँ से हम न्यूट्रल रहेंगे। ठीक है, फिर है एंटी कॉलोनियलिज्म तो होना ही था क्योंकि इंडिया खुद कॉलोनी के सफरर था, एक ब्रिटिश कॉलोनी के सफरर था इंडिया। तो इसके अगेंस्ट जाना ही था इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी, तो कॉलोनी के अगेंस्ट तो जाना ही था। फिर पीसफुल को एक्जिस्टेंस, कोई भी देश एक दूसरे देश के साथ पीसफुल तरीके से रहे, जितना हो सके अपने अंदर जंग की जो टेंडेंसी होता है उसको दूर रखे करके फिर दोनों देश एक दूसरे के साथ पीसफुल को एक्जिस्टेंस, मतलब सारे जो नेबरहुड है एक दूसरे के साथ मिल बैठ के रहे, कोई जंग की गुंजाइश ना हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट या तो वार ना हो। फिर आता है एंटी एपार्थाइड, उसके बाद डी आर्मामेंट, लास्ट में इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
डी आर्मामेंट मतलब न्यूक्लियर जो वॉरहेड है उसको सारे दुनिया से निकाल देना चाहिए। ये नेहरू जी का मानना था, उनका बोलना था कि हर देश को न्यूक्लियर वेपन को न्यूट्रलाइज करना चाहिए। और बाकी ऐसे भी नेहरू की पॉलिसी में पीस एक मेन वर्ड था, एक मेन पॉलिसी था, हर जगह पे उन्होंने पीस ढूंढा। तो इसीलिए वो खुद भी बोले कि हम जितना जंग से दूर रहे, जितना आर्मामेंटम से दूर रहे, जितना हथियार से दूर रहे उतना ही अच्छा। इसीलिए उन्होंने डिस आर्मामेंट ये जो पॉलिसी है इसको अपनाया। फिर आता है क्या, फिर आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब देश का इकोनॉमी का डेवलपमेंट। तो ये तो हर एक देश का फॉरेन पॉलिसी में इंक्लूड होता ही है। कैसे भी करके ग्लोबल लेवल में अपना जो डिमांड है उसको सामने रख के अपना देश की जो इकोनॉमी है उसको सुधारना। ठीक है। तो ये सारे पॉलिसी का जो उनका जो फॉरेन पॉलिसी था, इनका जो मेन जो कंपोनेंट है यही छः उनका मेन कंपोनेंट है। अच्छा, अब थोड़ा पीछे जाएंगे। अब ये जो टॉपिक है फॉरेन पॉलिसी अंडर नेहरू, ये यहीं से सही तरीके से सही मायने से चालू होता है। तो पहले इस मैप को समझेंगे। ये मैप जो है प्री पार्टीशन मैप ऑफ इंडिया बिफोर 1947 से पहले, मतलब जब इंडिया को आज़ादी मिला उससे थोड़ा पहले का मैप है ये। उसी टाइम में ये जो येलो पार्ट है, ये सारे जो येलो एरिया है ये ब्रिटिश इंडिया के एरिया है। मतलब यहाँ पे ब्रिटिश डायरेक्टली राज करता था। ये जो येलोइश एरिया है, जितना भी इंडिया और पाकिस्तान के मैप में और बांग्लादेश के मैप में अभी जितना भी येलोइश एरिया दिख रहा है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो ये सारे एरिया डायरेक्टली ब्रिटिश के थ्रू कंट्रोल होता था। और ये जो लाल वाले हिस्से हैं, ये लाल वाले हिस्से प्रिंसली स्टेट थे। ये प्रिंसली स्टेट क्या है? ये प्रिंसली स्टेट ये है कि यहाँ का एक अलग इंडिजिनस मतलब इंडियन राजा होता था और ये राजा इस जगह को शासन करता था। इसके बदले कुछ अमाउंट या तो कुछ शर्त था ब्रिटिश लोगों के साथ, लेकिन इसका शासन भर उस राजा के पास ही था। ठीक है, उसको प्रिंसली स्टेट बोलते थे। अब जब इंडिया को आज़ादी मिला तो पार्टीशन के थ्रू मिला, मतलब इंडिया का दो टुकड़े हुए। एक तो इंडिया रह गया, दूसरा बना पाकिस्तान। पाकिस्तान का भी दो हिस्सा था, एक ईस्ट पाकिस्तान, दूसरा वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है, तो ये पार्टीशन हुआ। अब जब पार्टीशन हुआ तो इंडिया में तब उस टाइम 565 प्रिंसली स्टेट थे। क्या थे? प्रिंसली स्टेट। तो इनको ऑफर दिया गया ये कि अगर आप चाहते हो तो आप इंडिया से भी जुड़ सकते हो या पाकिस्तान से भी जुड़ सकते हो या तो इंडिपेंडेंट मतलब आज़ाद भी रह सकते हो। ठीक है, ये तीन ऑफर इस सारे प्रिंसली स्टेट को दिया गया था। लेकिन ज़्यादातर प्रिंसली स्टेट उनको समझ में आ गया कि अगर आपका स्टेट इंडिया के अंदर है तो आप आज़ाद तो बाद में रहोगे नहीं। तो ज़्यादातर स्टेट इंडिया से जुड़ गए थे। 565 स्टेट के अंदर, प्रिंसली स्टेट के अंदर 562 स्टेट को हमारे वल्लभ भाई पटेल जी ने इंडिया के साथ मिला लिए थे। बस मामला 3 जगह पे गया फंसा। 3 जगह कौन सा? ये हैदराबाद फंसा, ये पहला, दूसरा ये जूनागढ़, तीसरा ये कश्मीर। तो ये हैदराबाद और ये जूनागढ़, यहाँ पे है जूनागढ़। तो ये हैदराबाद और जूनागढ़ को इस मैटर, ये दो स्टेट को, इस प्रिंस स्टेट को कौन हैंडल कर रहे थे? हमारे वल्लभ भाई पटेल जी ने। और ये कश्मीर वाला जो हिस्सा है ये हैंडल कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू एज ए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। तो इसका मतलब ये हुआ, जबकि ये भी मामला अगर ये वल्लभ भाई पटेल हैंडल करते तो ये एक इंडिया का इंटरनल मैटर होता। क्यों? क्योंकि वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर थे। अब जब ये जवाहरलाल नेहरू ने ये मामला अपने हाथ में ले लिया कश्मीर वाला, ये तब जवाहरलाल नेहरू एक एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे। तो इसका मतलब ये एक ग्लोबल लेवल पे एक ये मैसेज गया कि कश्मीर एक इंटरनेशनल इशू है। ठीक है, ये मैसेज चला गया ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, ये समझ में आ गया हम लोगों का। अब ये पार्टीशन हुआ, कश्मीर ज़्यादातर 565 प्रिंसली स्टेट के अंदर से 562 स्टेट इंडिया के साथ जुड़ गया। 3 जगह पे मामला फंसा। उनमें से पहला जो 2 है हैदराबाद और जूनागढ़, इनको भी बाद में वल्लभ भाई पटेल ने अपने साथ इंडिया के साथ मिला लिए। वो कैसे मिला है ये एक अलग टॉपिक है, अलग। जब वल्लभ भाई पटेल हम लोग पढ़ेंगे उनके बारे में तब ये सब डिस्कस होगा, कैसे उन्होंने एक एक करके हैदराबाद जूनागढ़ को इंडिया के साथ मिला लिए थे। ये सारे प्रोसीड्योर जो है वो उनके चैप्टर जब आएगा वल्लभ भाई पटेल के, उनके चैप्टर में, उनके टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो अब जवाहरलाल नेहरू के पास ये कश्मीर बच गया था जो उनको हैंडल करना था। ठीक है, तो कश्मीर के उस टाइम के जो राजा थे उनका नाम था हरि सिंह। ये एक हिंदू राजा थे, लेकिन कश्मीर का जो ज़्यादातर पॉपुलेशन थे ये थे मुस्लिम। तो जब पॉपुलेशन मुस्लिम ज़्यादा था तब ये पाकिस्तान के सोच में ये था कि मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो कश्मीर को पाकिस्तान के साथ जुड़ जाना चाहिए। लेकिन हरि सिंह ने ये बोल के अड़ गया कि कश्मीर एक आज़ाद मुल्क रहेगा, कश्मीर किसी के साथ भी एनेक्स नहीं करेगा, ना भारत के साथ ना पाकिस्तान के साथ। तो इसमें भारत का कोई दिक्कत था नहीं। भारत ने बोला कि ठीक है, अगर कश्मीर का राजा हरि सिंह ये मानता है कि वो उसको अकेला मतलब आज़ाद ना भारत से जुड़ना है ना पाकिस्तान से जुड़ना है तो कोई दिक्कत नहीं, वो उनकी चॉइस है। लेकिन माउंटबेटन ने कश्मीर को मतलब हरि सिंह को बोला था कि आप एक चीज़ समझ लीजिए कि आप जो है आप दो स्टेट के बीच में हो, एक पाकिस्तान दूसरा इंडिया, इनके बीच में आप हो। आपका जो थ्योरेटिकली आप तो इंडिपेंडेंट रह सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली ये होगा नहीं, क्योंकि अगले दिनों में, जब आने वाले दिनों में आपके ऊपर कोई ना कोई अटैक आएगा तो आपको किसी ना किसी ने एनेक्स कर लेंगे। तो तब ये हरि सिंह ने ये बात उनका माना नहीं माउंटबेटन का। ठीक है, तो ये हो गया हरि सिंह की कहानी। अब ये कहानी आगे जाता है। तो इस स्लाइड में जो हम देखेंगे
इंडिया पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान दो स्टेट बन गया था। तो पाकिस्तान इंडिया के लिए एक हॉस्टाइल स्टेट बनी गया। तो फिर नेहरू ने क्या चाहा, उन्होंने चाहा कि आइडियलिज्म और रियलिज्म ये दो तथ्यों से पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन होगा उसको बैलेंस करना। लेकिन पार्टीशन था वायलेंट पार्टीशन इसलिए था, ये पंजाब वाला हिस्सा यहाँ पे और ये बंगाल वाला हिस्सा, यहाँ पे बहुत मारकाट मची। यहाँ से भारत से बहुत सारे मुसलमान लोग पाकिस्तान चले गए, फिर पाकिस्तान से बहुत सारे हिंदू भारत आ गए, बीच में बहुत लोग मर गए, कोई किसी न किसी दंगे हुए, फसाद हुए। तो ये सारे जो पार्टीशन हुआ था ये एक वायलेंट पार्टीशन था, बहुत खून झरे। ऊपर से ये कश्मीर इशू, ये क्वेश्चन मार्क बन गया, कश्मीर को इंडिपेंडेंट रहना था हरि सिंह की वजह से, लेकिन ये वो इंडिया के साथ एनेक्स किया नहीं। ऊपर से ये जो कश्मीर का जो चीज़ है वो जवाहरलाल नेहरू एज ए एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर संभाल रहे थे। तो दुनिया के पास इंप्रेशन किया गया कि कश्मीर एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, ठीक है। और बाकी जो जितना भी प्रिंस स्टेट था उनको तो वल्लभ भाई पटेल ने इंडिया के साथ मिला लिए थे, 562 स्टेट को। अब कश्मीर इशू का कहानी धीरे धीरे आगे कैसे बढ़ते हैं। तो कश्मीर एक ऐसा इशू बाद में बन गया था इंडिया के लिए, ये एक जैसे कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में एक लॉन्ग टाइम के लिए कोल्ड वॉर चला, तो ऐसे ही एक इशू बन गया बाद में कश्मीर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। बहुत आज भी मतलब तब आज भी पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के खिलाफ कश्मीर इशू लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल में एक दूसरे के फौज लड़ते रहते हैं, जहाँ पे हमारे इंडियन फौज कभी कभार शहीद भी हो जाते हैं। तो ये सारे चीज़ मिलिट्री बजट भी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है एक कश्मीर मैटर के लिए। तो ये बाद में इंडिया के लिए एक सरदर्द बन गया ये कश्मीर इशू। उस टाइम ठीक तरीके से मैनेज हुआ नहीं जब पार्टीशन हुआ, उसके बाद से ये इशू बहुत बड़ा एक इशू बन गया। और 1962 इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट यानी वॉर जो भी बोले हम, उसके बाद से तो कश्मीर कॉन्टीन्यूसली एक मेजर फैक्टर बन गया इंडियन डिफेंस के लिए। तो अब ये कहानी कहाँ जाता है, ये कश्मीर का कहानी यहाँ पे जाता है कि 1947 में इंडिया को आज़ादी मिल गया। इंडिया जितना भी प्रिंसली स्टेट था उनको अपने साथ मिला लिए, और कश्मीर का राजा था हरि सिंह, वो एक हिंदू राजा था, लेकिन कश्मीर का पॉपुलेशन था मुस्लिम। तो इसी दौरान पाकिस्तान के दिमाग में ये आइडिया आया कि कश्मीर का ज़्यादातर 80% पॉपुलेशन मुस्लिम है, तो कश्मीर को कश्मीर पाकिस्तान के साथ ही एनेक्स होगा। तो ये सोच लेके वो बैठे थे, लेकिन कश्मीर इंडिपेंडेंट रहना चाहा हरि सिंह की वजह से। तब जाके क्या हुआ, पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने अक्टूबर 1947 की अगस्त में हुआ भारत का इंडिपेंडेंस, 15 अगस्त को। अक्टूबर में क्या किया उन्होंने, पाकिस्तान ने एक ट्राइबल मिलिशिया मतलब ट्राइबल लोगों की एक फोर्स जो पाकिस्तान गवर्नमेंट बैक कर रहा था वो कश्मीर में घुसवा दिए और मास डिस्ट्रक्शन और कैवस बना दिया कश्मीर के अंदर, ठीक है। तब जाके महाराजा हरि सिंह कश्मीर के उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से हेल्प मांगी कि आप लोग हमें बचाइए, ये पाकिस्तान वाले यहाँ पे घुस के कश्मीर में घुस के मारधाड़ मचा रहा है, ठीक है। लेकिन तब इंडियन गवर्नमेंट ने बोला मतलब नेहरू जी की गवर्नमेंट ने बोला कि आप पहले जो इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एनेक्सेशन जो है, जो फॉर्म है उसको साइन कीजिए, उसके बाद आप पहले इंडिया के साथ एनेक्स हो जाइए, फिर इंडियन गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगा। तो इससे चलते थोड़ा सा लेट हो गया, ये साइन करना है कि नहीं करना है, ये जो दुविधा था हरि सिंह के मन में, इसके चलते थोड़ा सा टाइम और वेस्ट हो गया और पाकिस्तानी फोर्स और अंदर आ गया कश्मीर के, ठीक है। बाद में उन्होंने महाराजा हरि सिंह ने साइन कर दिए थे। फिर जो जहाँ पे साइन किए तो उस फॉर्म में एक वर्ड लिखा था, ये जब सारे झमेला मिट जाएंगे, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद कश्मीर में प्लेबिसाइड होगा। तो जो भी है ये साइन हो गया। महाराजा हरि सिंह ने जो भारत के साथ जो एनेक्सेशन का जो फॉर्म है उसको साइन कर दिए थे। तो बाई लीगली ये जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया था एनेक्सेशन के बाद, एनेक्सेशन फॉर्म में साइन होने के बाद, ठीक है। तो उस फॉर्म में एक जगह पे लिखा हुआ था कि जब एनेक्स हो जाएगा और जब ये जो कश्मीर का जो इशू है जहाँ पे फॉरेन अटैक हुआ है, ये सारी चीज़ जब सॉल्व हो जाएंगे तब कश्मीर में प्लेबिसाइड होगा। प्लेबिसाइड मतलब जनता का राय लिया जाएंगे, वो किसके साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान या इंडिया। ये वहाँ पे लिखा हुआ था एनेक्सेशन के, या तो पाकिस्तान के साथ, या तो इंडिया के साथ, या तो आज़ाद मतलब इंडिपेंडेंट, ये कैसे रहना चाहता है ये प्लेबिसाइड होगा, ठीक है। लेकिन ये तो होगा। अब उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने अपना इंडियन आर्मी को भेजा। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी को जो यहाँ से घुसे थे इसको फिर पीछे धकेलना चालू कर दिया, ठीक है। फिर पाकिस्तान आर्मी को इंडियन आर्मी ने खदेड़ना चालू किया जम्मू कश्मीर से। ये लोग श्रीनगर के बहुत पास आ गए थे। फिर इंडियन आर्मी धीरे धीरे करके उनको पीछे ढकेलना चालू किया। उसी के दौरान माउंटबेटन ने क्या किया, नेहरू जी को एक एडवाइस दिया। क्या एडवाइस दिया कि आप कश्मीर इशू को यूनाइटेड नेशन में लेके जाओ। यूनाइटेड नेशन मतलब जहाँ पे सारे कंट्री एक साथ बैठते हैं, यूनाइटेड नेशन, वहाँ पे लेके जाओ, वहाँ पे जाके कश्मीर इशू को डिस्कस करो। तो पता नहीं क्यों, तो ये जो आइडिया था ये नेहरू जी को पसंद आ गया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कश्मीर इशू को लेके चले गए यूनाइटेड नेशन में। यूनाइटेड नेशन के अंदर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 35 यूएन चार्टर में, तो उसके थ्रू चैप्टर 6 के अंदर कश्मीर डिस्प्यूट को पॉलिटिकल कैरेक्टर देके यूएन में उठा दिया। जबकि उस टाइम जो इंडियन आर्मी थे, इंडियन आर्मी उनको बोले थे कि आप और 1-1.5 महीना हमको टाइम दे दीजिए, हम पूरा का पूरा कश्मीर वापस ले लेंगे पाकिस्तान से। लेकिन पता नहीं क्यों ये नेहरू को इंडियन आर्मी में भरोसा नहीं था कि माउंटबेटन का प्लान उनको अच्छा लगे, कि उनको ज़्यादा भरोसा इंडियन आर्मी से ज़्यादा भरोसा यूएन पे था कि यूएन ये प्रॉब्लम सॉल्व करके देगा। तो इसके चलते उन्होंने
आर्टिकल यूएन चार्टर के अंडर आर्टिकल 35 जो है उनके अंडर चैप्टर 6 के अंडर कश्मीर इशू को एज ए पॉलिटिकल कैरेक्टर देके यूएन में उठा लिया। तो जब ये मामला यूएन में गया तो एक काम उन्होंने सही किया था, जो उन्होंने ये चैप्टर 6 के अंडर इसको कश्मीर इशू को यूएन में उठाया, क्योंकि ये जब चैप्टर 6 के अंडर यूएन में उठा तो वो जो डिस्प्यूट रहा कश्मीर का वो कैसे सॉल्व होगा, वो नेगोशिएशन और मीडिएशन और कॉन्सिलिएशन के थ्रू ही उसको सॉल्व करना है। अगर उन्होंने गलती से चैप्टर 7 के थ्रू डील किया होता ये कश्मीर इशू को, तो क्या होता, चैप्टर 7 के थ्रू अगर कश्मीर का मामला यूएन में गया होता तो यूएन का जो पीस कीपिंग फोर्स है वो कश्मीर में आ जाता, फिर दोनों के बीच में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में प्रॉब्लम सॉल्व करा था, या तो वहाँ पे ही स्टैंड करता कश्मीर के अंदर यूएन का जो पीस कीपिंग फोर्स है। तो ये काम नेहरू ने सही किया कि वो ये चैप्टर 7 के अंडर कश्मीर इशू में नहीं डाला, क्योंकि अगर 7 के अंडर डाल देते तो यूएन का पीस कीपिंग फोर्स अगर इंडिया आ जाता तो अभी मिली हुई जो आज़ादी मिला था इंडिया को, तो वो आज़ादी फिर से खतरे में आ जाता, फिर से ये प्रॉब्लम में आ जाता, क्योंकि यूएन का जो पीस कीपिंग फोर्स वो इंडिया का जो टेरिटरी है जम्मू कश्मीर जो अभिन्न हिस्सा है उसमें यूएन का जो पीस कीपिंग फोर्स वो आके बैठ जाता। तो एक सही काम यह किया कि चैप्टर 6 के थ्रू कश्मीर का जो इशू है उसको यूएन में जवाहरलाल नेहरू ने लेके गया। ठीक है, अब आता है डिसीजन ऑफ प्लेबिसाइट। तो जब ये मामला यूएन में गया तो यूएन में जाने के बाद जो माउंटबेटन के कहने पे ये नेहरू जी ने ये लेके गए थे यूएन कश्मीर का मामला, फिर जाके उसको आंखें खुली यूएन में जाके। क्या आंखें खुली? यूएन में जाने के बाद उनको सरप्राइज मिला। क्या सरप्राइज मिला? कि ब्रिटिश लोग जो है वो पाकिस्तान को पोजीशन को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, फिर आता है क्या, फिर यूएसए और पाकिस्तान के बीच में सियाटो करके एक मिलिट्री पैक्ट भी हो जाता है इसके दौरान। फिर ये तो जब बातें हुआ, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट पाकिस्तान का जो पोजीशन है उसको सपोर्ट करने लगा और यूएसए ने पाकिस्तान के साथ सियाटो मिलिट्री पैक्ट भी साइन कर लिए, तो तब जाके 1954 में नेहरू ने क्या किया, उन्होंने डिसीजन लिया कि टू विड्रॉ द प्रॉमिस ऑफ प्लेबिसाइट इन द वैली। तो कश्मीर वैली में जो प्लेबिसाइट का जो प्रॉमिस उन्होंने किया था उसको उन्होंने वापस ले लिया। ठीक है, यूएन में जाके जब आंखें खुली उनकी तो उन्होंने फिर 1954 आते आते वो वापस ले लिए। अब ये कश्मीर का इशू तो समझ में आ गया। अब हम देखेंगे इसके बाद जब इन्होंने क्या सोचा, नेहरू ने सोचा कि ठीक है कश्मीर का इशू जो उलझा हुआ है तो और जैसा है वैसे छोड़ देते हैं अभी। अब पाकिस्तान के साथ कुछ पैक्ट साइन करते हैं क्योंकि कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। क्या क्या प्रॉब्लम? एक तो रिफ्यूजी क्राइसिस, फिर बाउंड्री डिस्प्यूट और वाटर शेयरिंग प्रॉब्लम। इस 3 प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान के साथ 3 पैक्ट साइन किए थे। पहला पैक्ट क्या था रिफ्यूजी क्राइसिस के लिए? नेहरू लियाकत पैक्ट 1950 में हुआ था। उसके बाद बाउंड्री डिस्प्यूट के लिए नेहरू नून पैक्ट 1958 में हुआ था। वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट के लिए इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में हुआ था। ठीक है, तो अब हम एक एक करके ये सारे पैक्ट को डिटेल में जानेंगे। तो पहला जो पैक्ट है नेहरू लियाकत पैक्ट 1950, इसमें क्या था, साइन किसके बीच में हुआ था? इंडियन पीएम नेहरू और पाकिस्तानी पीएम लियाकत अली खान के बीच में। कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में। इसका कारण क्या था, मतलब क्यों किया गया? एक तो पहला पॉइंट जो था, टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज फ्रॉम वायलेंस इन इंडिया एंड पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी है वो है हिंदू और इंडिया में जो माइनॉरिटी है वो है मुस्लिम। ऐसे तो इंडिया में बहुत सारे माइनॉरिटी है, लेकिन यहाँ पे जो बात चल रहा था वो माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम के लिए। तो पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर और इंडिया में मुस्लिमों के ऊपर अगर कोई भी वायलेंस ना हो, इसके लिए एक प्रोटेक्शन होना चाहिए। इसके लिए ये पैक्ट साइन हुआ। और फिर दूसरा क्या कारण था? टू डील रिफ्यूजी क्राइसिस। जो पार्टीशन के दौरान इंडिया और पाकिस्तान में जो रिफ्यूजी क्राइसिस शुरू हुआ था उसको भी डील करने के लिए ये पैक्ट साइन किया गया था। तो पैक्ट का एग्रीमेंट क्या था? एग्रीमेंट ये था कि जो भी रिफ्यूजी है, मतलब जो भी बंदा, जो भी मुस्लिम इंडिया से पाकिस्तान गया और पाकिस्तान से जो भी हिंदू इंडिया आया, तो उन सारे लोगों को बाद में हिंदुओं को पाकिस्तान लौट के और ये मुस्लिमों को इंडिया आके, जो लोग छोड़ के गए थे इंडिया और जो हिंदू छोड़ के पाकिस्तान छोड़ के आए थे इंडिया, वो बाद में पाकिस्तान और इंडिया लौट के अपना जो प्रॉपर्टी जो वहाँ पे छोड़ के आए थे उसको बाद में जाके बेच सकते हैं। ठीक है, बेच सकते हैं। बेचने के बाद जो पैसा मिलेगा तो वो लेके वो इंडिया आ सकते हैं, या तो इंडिया से जो मुस्लिम लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं पाकिस्तान जा सकते हैं। तो उनको बाद में लौटने के बाद अपने प्रॉपर्टी को बेचने की परमिशन एग्रीमेंट में दिया गया था। उसके बाद फोर्स्ड कन्वर्शन जो भी होगा, मतलब हिंदू को मुस्लिम और मुस्लिम को हिंदू अगर बनाया गया तो वो रिकॉग्नाइज नहीं होगा। फिर माइनॉरिटी राइट्स जो होता है, मतलब जो माइनॉरिटी का जो राइट होंगे वो सारी चीज़ श्योरिटी के साथ कन्फर्म्ड होंगे। और दोनों देश में माइनॉरिटी कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन बोथ कंट्री। दोनों देश में माइनॉरिटी कमीशन एस्टेब्लिश हुआ। लेकिन इंडिया में तो ये सारे काम अच्छे से हुआ। उसके बाद हम देखें कि इंडिया में जो माइनॉरिटी थे वो फूले फले, उनका पॉपुलेशन भी ज़्यादा हुआ, लेकिन ये सारे काम पाकिस्तान में नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे जो माइनॉरिटी था, जब पाकिस्तान को आज़ादी मिला था तब 20% के आसपास था जो हिंदू का पॉपुलेशन था। हिंदू के पॉपुलेशन थे पाकिस्तान के अंदर, तो वो आज घट के 1-2% में आके रुक गया है। तो यही है। तो इंडिया में ये जो पैक्ट था, ये इंडिया में तो एप्लीकेबल पूरा हुआ, लेकिन पाकिस्तान में उतना अच्छी तरीके से उसको अप्लाई, इस पैक्ट का एप्लीकेशन हुआ नहीं। बहुत सारे प्रॉपर्टी कब्जा लिए गए,
वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा बाकी यहाँ से जो लोग बाकी बाद में जब हिंदू पाकिस्तान जाके अपने प्रॉपर्टी बेचना चाहे तो उसको उन्होंने देखा कि उसका प्रॉपर्टी पहले से ही किसी न किसी ने ज़बरदखल कर लिया है, कब्जा कर लिया है। ठीक है, तो ये हो गया नेहरू लियाकत पैक्ट। अब आते हैं नेहरू नून पैक्ट। ये हुआ था 1958 में। 1958 में ये हुआ था। किन के बीच में साइन हुआ था? इंडियन पीएम नेहरू और पाकिस्तानी पीएम फिरोज खान नून। ठीक है, इस पैक्ट का जो कारण था वो था टू सॉल्व बाउंड्री डिस्प्यूट बेरूबरी यूनियन नंबर 12 गिवन टू पाकिस्तान एंड अदर हाफ टू बी रिटर्न। इसका कारण ये था, अगर हम मैप में देखें तो ये है वेस्ट बंगाल का एरिया। यहाँ पे ये जो लाल डॉट है ना, यहाँ पे एक जगह है बेरूबरी। ठीक है, ये बेरूबरी का जो हिस्सा है इसमें एक उस टाइम में एक डिस्प्यूट चल रहा था। उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए नेहरू जी ने ठीक किया कि उन्होंने आधा बेरूबरी पाकिस्तान को दे देंगे और बाकी आधा इंडिया के साथ रख लेंगे। तो इसकी वजह से उन्होंने आधा बेरूबरी पाकिस्तान को देना चाहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कोई क्लॉज नहीं है जहाँ पे पार्लियामेंट किसी भी एरिया को इंडिया के वो किसी और देश को दे पाए, ऐसा कोई क्लॉज नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ऐसा होगा नहीं, अब दे नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कोई क्लॉज ही नहीं है कि जिस क्लॉज के थ्रू कोई भी पार्लियामेंट किसी भी देश का, मतलब इंडिया का कोई भी टेरिटरी किसी और देश को दे पाए, ऐसा कोई प्रोविजन है ही नहीं। तब जाकर क्या किया नेहरू ने, मतलब पार्लियामेंट में क्या हुआ, 9th अमेंडमेंट आया 1960 में, अमेंडमेंट एक्ट आया। उसमें क्या हुआ, एक एक्ट आया जिसमें कोई भी एरिया देश का इंडिया का जो पार्लियामेंट किसी और देश को सीट कर सकते, मतलब दे सकते। उसके बाद बेरूबरी, आधा बेरूबरी दिया गया पाकिस्तान को। ठीक है, ये नेहरू नून पैक्ट, मतलब इस पैक्ट के दौरान इंडिया के हाथ से आधा बेरूबरी पाकिस्तान के हाथ चला गया। ये पैक्ट में ये हुआ था, नेहरू नून पैक्ट में। फिर आया इंडस वाटर ट्रीटी। पहले हम मैप में इंडस नदी का जो सिस्टम है उसको समझते हैं। इंडस नदी ये चाइना से शुरू होता है, फिर इंडिया में घुस के इंडिया से फिर जाके पाकिस्तान में घुसता है। तो इसके साथ ये जो इंडस रिवर है ये पाकिस्तान का मेन रिवर। और इंडस नदी का पानी के साथ बाकी झेलम, चिनाब, रवि, बियास, सतलुज, इस सारे नदी का पानी बाद में पाकिस्तान में जाके, जो भी ये सारे नदियाँ इंडिया में शुरू होता है, इंडिया के जो जम्मू कश्मीर का रीजन है उससे बह के फिर पाकिस्तान में घुसता है और पाकिस्तान में जाके इंडस रिवर में जुड़ जाता है और इंडस रिवर का जो पानी है उसको बहुत ज़्यादा कर देता है। तो ये जो इंडस नदी है ये पाकिस्तान का मेन रिवर है। अगर इंडस नदी में पानी नहीं रहेगा तो पाकिस्तान भी नहीं रहेगा। ठीक है, और इंडस नदी का जो ज़्यादातर पानी कहाँ से आता है, ये झेलम, चेनाब, रवि, सतलुज, ब्यास, इससे आता है। ठीक है, और ये सारी नदियों का जो ऑफस्ट्रीम है, ऑफस्ट्रीम मतलब जो पहाड़ का ऊपर का हिस्सा जहाँ से पानी आना चालू होता है फिर नीचे जाके फ्लो होता है। ठीक है, वो ऑफस्ट्रीम वाला हिस्सा इंडिया में है। तो मतलब यहाँ पे इंडिया का एक अपर हैंड था। अगर इंडिया चाहता तो इस सारे नदी में, ये जो सारे नदी है इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलुज, यहाँ पे सारी जगह पे अपना डैम बना के ये पानी रोक सकता था, पाकिस्तान के सारे पानी रोक सकता था। लेकिन ये हुआ नहीं, क्योंकि ये इंडस वाटर ट्रीटी हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच। और इस ट्रीटी को किसने करवाया, मतलब ब्रोकर किसने किया, वर्ल्ड बैंक ने बोला कि आप दोनों के बीच में जो पानी का डिस्प्यूट चल रहा है आप आ जाओ, हम सुलह कराते हैं आप दोनों के बीच में। तो जवाहरलाल नेहरू चले गए सुलह करने। सुलह क्या हुआ, सुलह ये जो हुआ, ये जो झमेला चल रहा था पानी का, ये 1947 से बाद ही चल रहा था, क्योंकि वो पार्टीशन के बाद ज़्यादातर नदियों का जो ऑफस्ट्रीम है ये इंडिया के पास आ गया था। अब 19 सितंबर 1960 में ये एग्रीमेंट हुआ, ये ट्रीटी हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। जो 6 रिवर है उनमें से 3 रिवर, रवि, ब्यास और सतलुज, मतलब ये रवि, ये ब्यास और सतलुज, जो ब्यास बाद में जाके ब्यास सतलुज में मिल जाता है। तो ये तीनों रिवर का जो कंट्रोल होगा ये कंट्रोल इंडिया के पास रहेगा। और बाकी जो इंडस, चेनाब और झेलम, इसमें इंडिया बाद नहीं बिठाएगा। और ये इंडस, झेलम और चेनाब जो कि मेन 3 नदियाँ हैं जहाँ पे ज़्यादा पानी बहता है, तो सारे नदियों का कंट्रोल कहाँ पे रहेगा, पाकिस्तान के ऊपर। मतलब पाकिस्तान उसका पानी पूरा का पूरा यूटिलाइज करेगा, इंडिया उससे पानी नहीं लेगा और ऊपर से बात भी नहीं बिठाएगा उसके ऊपर। ये एग्रीमेंट में हुआ। वर्ल्ड बैंक बुला लिए और जवाहरलाल नेहरू और पाक पीएम आयुब खान चले गए और ये ट्रीटी करके आए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये इंडस वाटर ट्रीटी हुआ। ये सारी चीज़ नेहरू जी कर रहे थे क्योंकि वो चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ, एक तो कश्मीर का जो डिस्प्यूट था वो हाथ से बाहर चले गए थे, वो तो अभी इंटरनेशनल इशू बन गया था, यूएन में जाके फंस गया था बीच में मामला। ना इंडिया के पास आ रहा था कश्मीर, ना पाकिस्तान के पास जा रहा था, बीच में लटक गया वो यूएन में। उसके बाद ये सब कर रहे थे, ये सारे पैक्ट ये नेहरू जी कर रहे थे, क्योंकि उसके दिमाग में ये था कि पाकिस्तान के साथ सही तरीके से ये सब प्रॉब्लम अगर मिट गया तो बाद में ये कश्मीर का इशू सॉल्व रह जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे। तो ये सारी चीज़ उनके दिमाग में था। वो जो पाकिस्तान के साथ जो भी प्रॉब्लम था उसको पहले आइडियलिज्म और उसके बाद रियलिज्म, ये 2 थ्योरी के सहारे सॉल्व करना चाहे, लेकिन हर चीज़ सही तरीके से हुआ नहीं बाद में। फिर ये तो ट्रीटी तो हो गया। उसके बाद 1963 में नेहरू ने क्या किया, यहाँ पे सतलुज रिवर के ऊपर एक डैम बनाया, भाखड़ा नंगल डैम। तो ये भाखड़ा नंगल डैम को 1963 में उन्होंने बना के इनॉग्रेट कर दिया और नेशन को ये डैम डेडिकेट कर दिया, भाखड़ा नंगल डैम। ये एक फेमस डैम है इंडिया का, ये है उसका तस्वीर, पिक्चर।
ये हो गया कश्मीर इशू। तो क्या क्या हो गया अभी, पहले तो हम लोग समझ लिए नेहरू जी, पहले एकदम नेहरू जी का जो मतलब आज़ादी से पहले जो उन्होंने बोल दिया था क्या क्या मेन गोल होगा फॉरेन पॉलिसी का इंडिया का जो आज़ादी के बाद, वो सारी चीज़ तो हम देख लिए। एंड ऑफ कॉलोनी रेसिज्म, एंड ऑफ रेसिज्म, तब इंडिपेंडेंस फ्रॉम पावर बॉक्स, क्लोज टाई विद चाइना एंड एशियन नेबर्स, ये सारी चीज़ उनके पॉलिसी में दिखाई। तो एशियन नेबर में जब पार्टीशन के बाद पाकिस्तान भी बन गया, तो पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने चाहा कि कश्मीर, बावजूद कश्मीर डिस्प्यूट के बाद भी उन्होंने चाहा कि सब पैक्ट करके रेफ्यूजी क्राइसिस, ये बॉर्डर डिस्प्यूट जितना हो सके उसके डिस्प्यूट सॉल्व करने के चक्कर में उन्होंने बेड़ूवारी का आधा हिस्सा भी दे दिया। फिर इंडस वाटर ट्रीटी, जहाँ पे ज़्यादातर पानी इंडस वाटर और बाकी चेनाब, रवि, बियास, सतलुज, ये सारे नदियों का जो ज़्यादातर पानी भी दे दिया, 3 मेन रिवर भी दे दिए, उनका कंट्रोल भी दे दिया, जिसका पानी इंडिया नहीं रोका। तो सारे कुछ कर लिया क्योंकि उन्होंने चाहा कि एशियन नेबर जो भी नेबर है भारत के, उनके साथ रिश्ता अच्छा हो, कि हम एक साथ को एग्जिस्टेंस, पीसफुल को एग्जिस्टेंस कर पाए। ये उनके दिमाग में था, लेकिन पाकिस्तान के दिमाग तो पाकिस्तान की तरह ही होगा, कुछ और ही चल रहा था। तो ये भी देख लिया इंडिया जो उनका जो पॉलिसी था। फिर उनका मेन जो पॉइंट था, नॉन अलाइनमेंट, एंटी कॉलोनियलिज्म, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, एंटी एपार्थाइड के खिलाफ, फिर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, डिसआर्मामेंट। अच्छा, फिर ये 2 मैप हम लोग समझ लिए थे, जो कि ये पार्टीशन का पहले जहाँ पे डायरेक्टली ब्रिटिश रूल्ड इंडिया और प्रिंसली स्टेट थे। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पार्टीशन हुआ, इंडिया पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बट गए। फिर 565 प्रिंसली स्टेट के अंदर 562 प्रिंसली स्टेट सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने अंदर इंडिया के अंदर एनेक्स करवा लिया। फिर बाद में 3 जगह पे मामला फंसा, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। तो हैदराबाद और जूनागढ़ वल्लभ भाई पटेल ने डील करके मामला सुलटा लिया, लेकिन कश्मीर डील कौन कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू। तो वही मामला फंस गया यूएन में जाके, बाद में यूएन में जाके वही मामला फंस गया, आधा कश्मीर हमारे पास रह गया, बाकी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बन गया, कुछ बाद में चाइना के पास चला गया, अक्साई चीन। फिर सक्षम वैली जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में था, वो पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट में दे दिए। कश्मीर का एकदम 3-4 टुकड़े हो गए प्रैक्टिकली, जो कि पूरा का पूरा कश्मीर हम लोगों का था, इंडिया का था। तो ये पार्टीशन हुआ। जस्ट आफ्टर पार्टीशन क्या क्या चीज़ हुआ वो भी ये स्लाइड में हम लोग देख लिए। फिर कश्मीर इशू तो एक एक करके हम लोगों ने देख लिया कि कैसे ट्राइबल पाकिस्तानी कश्मीर के अंदर घुसे, तोड़फोड़ मचाए, फिर कैवस तैयार किया, डिस्ट्रक्शन किए। फिर राजा हरी सिंह इंडिया से मदद मांगी, इंडियन आर्मी ने मदद की, जम्मू कश्मीर का एनेक्सेशन इंडिया के साथ हुआ। फिर माउंट बेटन के एडवाइस से हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने यूएन में कश्मीर का मुद्दा उठा लिया, वो भी चैप्टर 6 के अंडर। ठीक है, ये सारी चीज़ हो गया। फिर हम लोग प्लेबिसाइड का जो प्रॉमिस किए थे, फिर बाद में कुछ घटना ऐसे हुआ कि ब्रिटिश सपोर्ट पाकिस्तान को मिल गया, फिर पाकिस्तान के साथ यूएसए का मिलिट्री पैक्ट हो गया। फिर इसके दौरान हम लोगों ने, नेहरू जी ने प्लेबिसाइड करने का जो प्रॉमिस था उसको विड्रॉल कर लिया। फिर नेहरू जी ने पाकिस्तान के साथ कुछ पैक्ट भी किए। क्या पैक्ट किए, रिफ्यूजी क्राइसिस सॉल्व करने के लिए नेहरू लियाकत पैक्ट किए, और बाउंड्री डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए नेहरू नून पैक्ट किए, और वाटर शेयरिंग को इंडस वाटर ट्रीटी हुआ। फिर हम लोगों ने जितना भी पैक्ट हुआ था नेहरू के टाइम में, वो सारे पैक्ट हम पढ़ लिए। नेहरू लियाकत पैक्ट भी पढ़ लिए 1950 का। उसके बाद नेहरू नून पैक्ट 1958 में, जिसमें आधा बेड़ूवारी चला गया। फिर इंडस वाटर ट्रीटी, जहाँ पे नदियों का बंटवारा हो गया, कुछ इंडिया के पास रह गया, कुछ का कंट्रोल पाकिस्तान के पास चला गया। जो ये जो ट्रीटी हुआ था इंडस वाटर ट्रीटी, ये ब्रोकर किसने किया था, वर्ल्ड बैंक ने। तो ये हो गया पाकिस्तान के साथ पहला फॉरेन पॉलिसी का जवाहरलाल नेहरू का फॉरेन पॉलिसी का पहला हिस्सा। ये भाखड़ा नंगल डैम 1963 में इनागोरेट हुआ था। अब आते हैं हम इंडिया चाइना रिलेशन। पहले तो इंडिया कुछ गिने चुने कंट्री में है जो कि नॉन कम्युनिस्ट कंट्री है, और चाइना आज़ाद होते ही उनको रिकॉग्नाइज़ कर दिया सबसे जल्दी इंडिया ने, जवाहरलाल नेहरू ने उनको बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज़ कर दिया चाइना को, जब वो आज़ादी मिली उसको। फिर क्या, चाइना इंडिया के लिए इतने इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि इंडिया के साथ उनका बॉर्डर है, डायरेक्ट नेबरिंग कंट्री है। कोई भी कॉन्फ्रंटेशन अवॉइड करने के लिए चाइना के साथ जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, अच्छा रिलेशन कायम करने की कोशिश की, क्योंकि नेहरू रियलिस्टिक अप्रोच अप्लाई कर रहे थे टू बिल्ड रिलेशन विद चाइना। तो उनके दिमाग में रियलिस्टिक अप्रोच यही था कि हम चाइना के साथ हमेशा अच्छे बिहेव करेंगे, इसके बदले में चाइना भी हमारे साथ अच्छा बिहेव करेगा। उनका रियलिस्टिक अप्रोच यही था। तो लेकिन आगे जाके हुआ क्या, अभी वो देखेंगे। तो इंडिया ने क्या किया, जब चाइना में नेशनलिस्ट गवर्नमेंट था, तब भी इंडिया ने डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित किया जवाहरलाल नेहरू ने चाइना के साथ। उसके बाद जब माओ जेडोंग आया, मतलब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आया, तब भी इंडिया ने डिप्लोमेटिक रिलेशन चाइना के साथ स्थापित किया। तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने 1949 में चाइना का टेक ओवर कर लिया पूरा का पूरा। फिर क्या हुआ, फिर 1950 आते आते चाइना ने क्या किया, अटैक कर दिया किसको, तिब्बत। पहले चाइना, अगर मैप में हम देखें तो चाइना और इंडिया, इनके बीच में ये तिब्बत था, बफर स्टेट, और यहाँ पे चाइना के साथ इंडिया का बॉर्डर था, डायरेक्ट बॉर्डर था लद्दाख में। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ 1950 आते आते चाइना तिब्बत को अटैक करके तिब्बत को कब्जा लिए।
तब 1950 में ये घटना हो गया, चाइना ने तिब्बत को कब्जा लिया। फिर 1954 आते आते नेहरू ने रिकॉग्नाइज कर दिया चाइनाज ऑक्यूपेशन ऑफ तिब्बत विदाउट एनी ऑब्स्टैकल, क्विड प्रो क्यू, कोई मतलब किसी भी तरीके से कोई बात नहीं हुआ। नेहरू जी ने इस घटना को कंडेम नहीं किया। चाइना ने अटैक किया तिब्बत के ऊपर, जो कि तिब्बत एक अलग राष्ट्र था, अलग उनका पहचान था, अलग कल्चर था, अलग सिस्टम चल रहा था तिब्बत के अंदर। चाइना कम्युनिस्ट चाइना ने उसके ऊपर अटैक किया और तिब्बत को कब्जा लिया। उस टाइम 1950 में नेहरू ने कुछ नहीं बोला। ऊपर से 1954 आते आते नेहरू ने पूरा का ये जो ऑक्यूपेशन था तिब्बत के ऊपर चाइना का, इसको मान भी लिए। उन्होंने बोला कि तिब्बत चाइना का ही पार्ट है, ये चीज़ उन्होंने मान ली 1954 आते आते। ठीक है, ये हो गया चाइना के प्रति जवाहरलाल नेहरू का रियलिज्म। उन्होंने चाइना तिब्बत को कब्जा भी लिए और मान भी लिए कि तिब्बत, ये जो कब्जा हुआ था ऑक्यूपाई तिब्बत का 1950 में हुआ था, और 1954 आते आते ये मान लिए कि जवाहरलाल नेहरू मान लिए कि तिब्बत चाइना का ही पार्ट है। अब ये तो हम लोग सोच रहे थे कि जवाहरलाल नेहरू सोच रहे हैं कि तिब्बत चाइना ने ले लिए तो हमने मान भी लिए, तो अब चाइना ठीक ठाक खुश रहेगा। ये उनके दिमाग में था कि अगर हम चाइना के साथ अच्छे रिलेशन रखेंगे तो चाइना बदले में चाइना भी हमारे साथ अच्छा रिलेशन रखेगा और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग चाइना इंडिया के बीच में नहीं आएगा। ये नेहरू जी सोच रहे थे। तो अब जब चाइना, यहाँ पे कहानी कुछ अलग चल रहा था चाइना के दिमाग में। चाइना के दिमाग में क्या चल रहा था? चाइना के दिमाग में ये चल रहा था, जब हम तिब्बत कब्जा लिए तो वो ये कहने लगे, कब्जाने के बाद 1950 में चाइना में एक थ्योरी ऐसा जन्म लिया कि उन्होंने बोलने लगा कि ये जो तिब्बत है ये एक हाथ का पाम है, और उसी पाम के साथ जुड़ा हुआ जो उंगली है, वो पाँचों जो उंगली होता है, वो पहला उंगली है लद्दाख, फिर दूसरा नेपाल, तीसरा सिक्किम, चौथा भूटान और पाँचवा हमारे अरुणाचल प्रदेश। तो अब जाके चाइना का जो पॉलिसी है, वो उनके दिमाग में जो पॉलिसी नया आया वो है 5 फिंगर एंड पम पॉलिसी। ये पॉलिसी क्या है? उनका जो लॉजिक है वो लॉजिक ये है, जो तिब्बत अगर चाइना का पार्ट है, मतलब वो तिब्बत एक हाथ का पम है, तो हाथ का तो पम, एक पम से तो हाथ बनता नहीं, उसका 5 उंगली भी रहता है उसके साथ जुड़ा हुआ। तो वो 5 उंगली क्या क्या है? लद्दाख जो इंडिया का पार्ट है, नेपाल जो अलग देश है, सिक्किम जो उस टाइम इंडिया के अंडर डोमिनियन में था, बाद में इंडिया का पार्ट बन गया, भूटान जो कि एक अलग देश है, और अरुणाचल प्रदेश जो एक इंडिया का स्टेट है। ये सारे चीज़ तिब्बत का ही पार्ट है, तिब्बत के साथ जुड़ा हुआ 5 उंगली है। यानी अगर तिब्बत चाइना का है, ये 5 उंगली भी चाइना का है, मतलब ये लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश सारे चाइना का पार्ट है। ठीक है, उसके ये फॉर्मूला उन्होंने चलाने लगा, ये चीज़ उन्होंने आया। तो ये जो आइडिया था, इसको नेहरू जी ने इग्नोर कर दिया, क्योंकि उन्होंने सोच रखा था हम चाइना के साथ अच्छे रिलेशन रखेंगे तो चाइना भी हमारे साथ अच्छा रिलेशन रखेगा। तो उन्होंने क्या नारा दिया उस टाइम? उन्होंने नारा दिया हिंदी चीनी भाई भाई। चाइना क्या सोच रहा था? चाइना सोच रहा था ये लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश सब ले लेंगे तिब्बत के साथ, वो भी हमारे पार्ट है, हम सब ले लेंगे, सब हमारा है। और हम क्या सोच रहे थे? हम नेहरू जी के नेतृत्व में सोच रहे थे हिंदी चीनी भाई भाई। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ हम गलत बोल दिया, जो सिक्किम 1975 में इंडिया के साथ जुड़ा, मतलब इंडिया का पार्ट बन गया, उसके पहले सिक्किम इंडिया का डोमिनियन नहीं था, वो इंडिया का प्रोटेक्टोरेट में था। प्रोटेक्टोरेट मतलब सिक्किम का जो सिक्योरिटी था वो इंडियन आर्मी देखता था। ठीक है, तो अब समझ में आ गया, नेहरू जी सोच रहे थे, यानी हम इंडियन सोच रहे थे हिंदी चीनी भाई भाई, और चाइना क्या सोच रहा था? चाइना सोच रहा था तिब्बत तो हमने नहीं लिया, मतलब पाम तो मिल ही गया, बस अब उंगली की देरी है, एक एक करके सारे उंगली ले लेंगे और पाम के साथ जोड़ देंगे। ये हो गया उनकी थ्योरी। अब जाके नेहरू जी ने क्या किया? नेहरू जी ने सोचा कि हम रिलेशन और अच्छा करेंगे। क्या करेंगे? उनका रिलेशन अच्छा करना मतलब उनको समझ में आया कि हम कुछ एग्रीमेंट करते हैं, पंचशील एग्रीमेंट करके उनके दिमाग में आया। ये चिंता कहाँ से आया? ये एक बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर से आया। ठीक है, बुद्धिस्ट मंक जो कि बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर में पर्सनल बिहेवियर को कैसे, मतलब एक इंडियन मॉन्क थे, उनका पर्सनल बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करके बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर से ये आइडिया लिया गया नेहरू के द्वारा कि हम लोग एक पंचशील एग्रीमेंट करेंगे प्रिंसिपल के ऊपर, पंचशील प्रिंसिपल के ऊपर चाइना के साथ। तो चाइना के साथ वो एग्रीमेंट, चाइना तो एग्रीमेंट के मामले में चाइना प्रॉब्लम नहीं करता, वो एग्रीमेंट साइन कर देता, लेकिन उसको बाद में कितना मानना है, वो कितना मानेंगे, ये सब वो नहीं बोलते, वो साइन कर देते एग्रीमेंट। जो भी हो चाइना के पास आप लेके जाएंगे तो वो साइन कर देगा, लेकिन बाद में वो कितना मानेगा नहीं मानेगा वो नहीं बोलेगा। तो जो भी है, जो पंचशील प्रिंसिपल जो साइन हुआ उसमें क्या लिखा था? पहले लिखा था म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऑफ ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। इसका मतलब इंडिया और चाइना एक दूसरे का जो टेरिटरी है उसका इंटीग्रिटी को बरकरार रखेगा और सॉवरेनिटी को मानेगा। ठीक है, दूसरा क्या था? म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, एक दूसरे के खिलाफ कोई भी एग्रेशन नहीं दिखाएगा, मतलब एक दूसरे के एरिया में घुसना फिर कब्जा करना ये सब नहीं होगा। फिर एक दूसरे के म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, एक दूसरे के अंदर के मैटर में ये लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे। फिर इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, मतलब दोनों देश अपने दोनों का बेनिफिट देखेंगे और इक्वालिटी के साथ डील करेंगे एक दूसरे के साथ। और लास्ट में पीसफुल को एक्सिस्टेंस, मतलब एक साथ शांति से रहेंगे इंडिया और चाइना। कितना सुंदर एक प्रिंसिपल के एग्रीमेंट हुआ, पंचशील प्रिंसिपल बोला जाता है इनको, और चाइना धर्म से इसको साइन कर दिया, एकदम मान लिया, बोला हाँ ठीक है हम जरूर करेंगे, ये सारी चीज़ हम मानेंगे। ठीक है, तो दिस प्रिंसिपल वाज perceived as lying foundation of peace and security in the world. It was thought to give
वॉइस टू द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज एंड एज वेल एज लोअरिंग द चांसेस ऑफ वॉर। दुनिया के अंदर ये जो प्रिंसिपल है, ये ऐसे पहचान मिली इनको कि ये शांति कायम करेगा और सिक्योरिटी कायम करेगा। दुनिया के अंदर जो भी देश नए नए आज़ाद हो रहा है उन दोनों इन देशों के बीच में ये ऐसे अगर प्रिंसिपल के ऊपर, पंचशील प्रिंसिपल के ऊपर अगर एग्रीमेंट होता है तो एक दूसरे के बीच में पीस और सिक्योरिटी कायम होगा और दुनिया में जो जंग का जो खतरा है वो भी टालता जाएगा। ये इंसानों ने सोचा, ये दुनिया वाले सोचे, लेकिन हुआ क्या? हुआ इसका उल्टा। तो अब देखते हैं इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, किसी भी देखिए, अब ये जो वर्ड है ना कॉन्फ्लिक्ट, ये कॉन्फ्लिक्ट और वॉर, ये दो वर्ड के बीच में अंतर है भी और नहीं भी। कॉन्फ्लिक्ट हम उसको बोलेंगे जो एक छोटा मतलब स्केल, वॉर का छोटा स्केल, ठीक है। वॉर एक लार्ज स्केल में होता है, कॉन्फ्लिक्ट एक छोटा स्केल में। और वॉर जब शुरू होता है वो एक देश दूसरे देश के ऊपर इंटेंशनली उसको शुरू करता है। कॉन्फ्लिक्ट हम उसी को बोलेंगे जिसको मिस अंडरस्टैंडिंग, एक देश दूसरे देश को गलत समझा, मतलब इन्फॉर्मेशन सही तरीके से पास नहीं हुआ या तो ऐसा कुछ हुआ कि एक देश दूसरे देश को मिसअंडरस्टैंड किया, तब जाके जब दोनों देश के बीच में लड़ाई झगड़ा चालू होता है छोटा मोटा स्केल में, तो उसको हम कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट 1962 में हुआ, ये थ्योरेटिकल हिसाब से देखें तो कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन मतलब थ्योरी के हिसाब से ये जो इंडिया चाइना के बीच में जो 1962 में जो झगड़ा हुआ था, लड़ाई हुआ था, इसको हम कॉन्फ्लिक्ट बोल सकते हैं थ्योरी के हिसाब से, क्योंकि ये मिसअंडरस्टैंडिंग से शुरू हुआ था। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट था ज़्यादातर इंडिया के ऊपर, जो इम्पैक्ट था वो किसी और से कम नहीं। इंडिया का इकोनॉमी तबाह हो गया, बहुत सारे शहीद, हम लोगों के सैनिक सोल्जर शहीद हो गए, बहुत सारे ह्यूमन लॉस हुआ, पॉलिटिकल लॉस हुआ, इकोनॉमिकल लॉस हुआ। उसी हिसाब से देखें तो ये किसी और से कम नहीं। लेकिन ये जो थ्योरी है, थ्योरेटिकली इसको हम कॉन्फ्लिक्ट बोलेंगे, इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट बोलेंगे, ठीक है, 1962 में जो हुआ था। अब क्या हुआ, कैसे मतलब चाइना के हिसाब से ये कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब इंडिया के तरफ से चाइना के पास गया, इसको हम अभी देखेंगे। अगर मेरा मानना ये है कि, मेरा नहीं, बहुत लोगों का मानना है कि चाइना एक ऐसा देश है वो अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं भी होता तब भी शायद जंग होता, क्योंकि चाइना के पास ये जो उनका जो फॉर्मूला पहले से बना के बैठा था, ये जो पाम एंड फिंगर पॉलिसी उनका जो था, फिंगर एंड पाम पॉलिसी, इसके चलते हुए उन्होंने चाइना ने इंडिया को अटैक करना ही था। तो फिर भी चाइना ने जो लॉजिक खड़ा किया, उस लॉजिक को हम अभी देखेंगे। मतलब इंडिया के अटैक जो उन्होंने किया चाइना ने, तो वो क्यों किया, उसके पीछे जो लॉजिक दिया, वही लॉजिक को हम डिटेल में आप समझेंगे अभी। तो अब क्या देखें हम, 1949 में चाइना आज़ाद हुआ, 1950 में चाइना ने तिब्बत को कब्जा लिया, 1954 में इंडिया ने मान लिया कि तिब्बत चाइना का ही पार्ट है। अब क्या होता है, अब 31 मार्च 1959 यहाँ पे क्या होता है, इस टाइम में तिब्बत के अंदर एक नेता है, मतलब वो नेता नहीं, एक पॉलिटिकल नेता तो था नहीं, वो एक टाइप के धार्मिक गुरु थे, दलाई लामा, जो अब इंडिया में रहते हैं। उन्होंने वहाँ पे तिब्बत के अंदर एक चाइना के खिलाफ, चाइनीज़ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ एक अपराइज करने का कोशिश की, लेकिन वो कोशिश फेल्ड हो गया और उनको भागना पड़ा। कहाँ? इंडिया भागना पड़ा। उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम मांगा इंडिया से, और इंडिया ने जवाहरलाल नेहरू ने उनको दिया पॉलिटिकल असाइलम। एज ए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जवाहरलाल नेहरू ने उनको, दलाई लामा को पॉलिटिकल असाइलम दिया। तो अब जब ये दिया, उसके बाद चाइना को गुस्सा आ गया। उन्होंने तब क्या किया, चाइना ने अक्सर चीन का जो टेरिटरी है हम लोग का अभी चाइना के पास ही है, उन्होंने दखल करके बैठा हुआ है, तो उसके ऊपर चाइना ने बॉर्डर डिस्प्यूट के चलते दावा ठोक दिया। और 1960 आते आते चाइनीज़ और इंडियन ऑफिशियल के बीच में बहुत सारे मीटिंग हुआ, ये जो बॉर्डर अक्सर चीन का एरिया, जो बॉर्डर डिस्प्यूट का जो एरिया है उसको लेकर, लेकिन कोई रिजल्ट आया नहीं। तो अब हमें समझना है, तो दलाई लामा को जवाहरलाल नेहरू ने पॉलिटिकल असाइलम जब दे दिया, तब इसको लेके चाइना के अंदर गुस्सा क्यों आया, ये अब समझेंगे। क्योंकि दलाई लामा चाइना से भाग के आ गया इंडिया, अब इंडिया में रहने भी दिए, तो क्या दिक्कत है चाइना को, ठीक है। जबकि इंडिया पहले से मान चुका है कि तिब्बत चाइना का ही पार्ट है, तो चाइना का तो उतना दिक्कत होना नहीं चाहिए था। लेकिन चाइना क्यों गुस्सा हुआ, उसके पीछे चाइना ने जो क्लेम किया, जो कारण बताया, वो चाइना के हिसाब से उन्होंने बोला कि अगर इंडिया ये मानता है कि तिब्बत पहले तो चाइना मानता है कि तिब्बत चाइना का टेरिटरी है, उन्होंने 1950 में ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है, चाइना का टेरिटरी बना लिया उसको, तिब्बत को। फिर उसी तिब्बत को अलग करने के लिए दलाई लामा कोशिश कर रहा है, तो दलाई लामा चाइना के अंदर क्या हुआ, एक सेपरेटिस्ट हुआ, ठीक है। अब दलाई लामा क्या कर रहा है, दलाई लामा चाहते हैं कि तिब्बत चाइना से अलग हो जाए, मतलब तिब्बत को चाइना से सेपरेट करना चाहता है, जबकि तिब्बत अभी एक चाइना का अभिन्न हिस्सा है, ठीक है। 54 आते आते ये हुआ कि 1950 में तो ये ऑक्यूपाई कर लिए थे, फिर 1954 आते आते इंडिया रिकॉग्नाइज क्या कर लिया, तिब्बत एज ए चाइनीज टेरिटरी, ठीक है। तो अब चाइना ने आर्गू ये दिया कि अगर इंडिया तिब्बत को चाइना का टेरिटरी मानता ही है 1954 से, तो तब क्यों, जब एक तिब्बत का जो एक सेपरेटिस्ट है दलाई लामा, उसको इंडिया ने क्यों अपना पॉलिटिकल असाइलम दिया, जबकि इंडिया मानता है तिब्बत
चाइना का पार्ट है। तो तब तो ये सेपरेटिस्ट दलाई लामा को पॉलिटिकल असाइलम देना नहीं चाहिए था, उल्टा दलाई लामा को चाइना के पास हैंड ओवर कर देना चाहिए था इंडिया को। तो ये कारण दिखा के चाइना ने बोला कि हम आपके ऊपर गुस्सा है, हम अनहवी इंडिया, चाइना वाज अनहवी ओवर इंडिया बोल के उन्होंने क्या किया, उन्होंने सितंबर 1959 को बोला कि हम मैकमोहन लाइन को मानते ही नहीं है। मैकमोहन लाइन क्या है? मैकमोहन लाइन ये लाइन है जो हम लोग का जो अरुणाचल प्रदेश है उसके साथ चाइना का जो बॉर्डर है, पहले तो ये तिब्बत का बॉर्डर था, अरुणाचल प्रदेश के साथ तिब्बत का बॉर्डर, ये मैप में देखें तो ये वाला जो रेड लाइन है इसको मैकमोहन लाइन बोलते हैं। तो चाइना ने बोला कि हम ये मैकमोहन लाइन एज ए बॉर्डर नहीं मानते। क्यों? उसके पीछे भी चाइना ने आर्गू दिया। क्या आर्गू दिया? उन्होंने बोला हम इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि 1842 में जो पीस ट्रीटी हुआ था ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच, उसके दौरान ये लाइन ड्रॉ की गई थी। ये लाइन चाइना और इंडिया के बीच में कभी ड्रॉ नहीं हुआ, ये लाइन तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के बीच में ड्रॉ हुआ। तब चाइना कोई इंडिपेंडेंट नेशन नहीं था, ठीक है। अब जब चाइना जाके इंडिपेंडेंट नेशन बना और तिब्बत चाइना का पार्ट बना, तब जाके ये लाइन इनवैलिड हो जाता है। तो ये लाइन अब माना नहीं जाएगा, अब नए बॉर्डर हम ड्रॉ करेंगे, ऐसे बोल के चाइना ने आर्गू दिया। और बॉर्डर के पास चाइना, ये मैकमोहन लाइन के आसपास इन्होंने जो भी आर्मी है चाइनीज आर्मी, उसको डिप्लॉय करना चालू कर दिया, ठीक है। और ये सब चाइना बोल रहा था और हम क्या बोल रहे थे? हिंदी चीनी भाई भाई। ये सारे चीज़ चाइना धीरे धीरे करके चल रहा था चाइना के अंदर, चाइना बोल भी रहे थे और हम हिंदी चीनी भाई भाई कर रहे थे। फिर 1961 आते आते नेहरू के समझ में आया, जब पानी नाक के ऊपर चले गए तब नेहरू जी के समझ में ये आया कि ऐसा तो चलेगा नहीं, तो ऐसे करेंगे तो चाइना तो धीरे धीरे करके सारे बॉर्डर डिस्प्यूट खोल देंगे और अपना इंडिया का जो एरिया है वो कब्जाने लगेंगे। तब जाके उन्होंने क्या किया, एम टू बिल्ड न्यू आउटपोस्ट फॉर इंडियन आर्मी के लिए उन्होंने नया आउटपोस्ट तैयार करने के लिए आदेश दे दिए, ठीक है। कहाँ पे? नॉर्थ ऑफ LAC। अगर हम मैप में देखें, ये है हम लोग का अभी LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो चाइना के साथ है। तो उसके भी नॉर्थ में इन्होंने ये सब अक्साई चीन का एरिया में उन्होंने आउटपोस्ट बनाने के लिए आदेश दे दिए थे। तब कि पहले यहाँ पे कोई इंडिया का आउटपोस्ट नहीं था, तो तब जाके चाइना ने घुस के बोला कि अक्साई चीन उनका है। तो तब उसके बाद नेहरू ने बोला कि ना ना ना, ये एरिया हमारा है, हम फिर यहाँ पे आउटपोस्ट बनाएंगे। पहले तो कॉन्फ्लिक्ट बनाने के लिए जो टाइम है उसको वो चाइना को मिल गया। फिर जब इंडियन आर्मी वहाँ पे घुसे, उसके पहले चाइनीज आर्मी वहाँ पे रेडी था। तो चाइना ने क्या किया, इंडियन आउटपोस्ट को अटैक करना चालू कर दिया। और फिर रिजल्ट क्या हुआ? 1962 इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट, जो कि एज पर द थ्योरी कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि वो थ्योरी के हिसाब से एक छोटा जंग था। वार को हम बड़े जंग जब होता है, उसको बड़ा लड़ाई होता है तो बहुत ज़्यादा आर्म्स एंड एमुनेशन यूज़ होता है, तो उसमें हम वार बोलते हैं। तो ये उसी हिसाब से ये छोटा था, इसको हम कॉन्फ्लिक्ट बोलेंगे। और ये विदाउट प्लानिंग, मतलब थ्योरी के हिसाब से कोई प्लान के बगैर एक मिसअंडरस्टैंडिंग से चालू हुआ था बॉर्डर डिस्प्यूट के चलते, इसलिए इसको कॉन्फ्लिक्ट बोलेंगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि चाइना इसके पीछे प्लान बहुत पहले से कर रहा था, क्योंकि उसका आर्म्स भी रेडी था, हथियार भी रेडी थे। बॉर्डर डिस्प्यूट कैसे करवानी है, पहले फिंगर और पाम का जो पॉलिसी था ये पहले लेके आया। फिर बोला कि हम मैकमोहन लाइन नहीं मानते, फिर बोला कि हम ये नहीं मानते, ये तिब्बत दलाई लामा का पॉलिटिकल असाइलम क्यों दिए। ये सारे डिस्प्यूट धीरे धीरे करके वो बोलते गए, क्योंकि जबकि अगर वो नहीं भी बोलता तो इंडिया कुछ नहीं, उसको ये मालूम था कि इंडिया कभी भी अटैक नहीं करेगा सामने से, क्योंकि इंडिया का तो डिसआर्मामेंट का जो पॉलिसी है वो अपना के रखा है, क्योंकि उसके बाद हथियार भी उतना प्रोडक्शन हो नहीं रहा था, हम बाहर से हथियार खरीद भी नहीं रहे थे। तो ये सारी चीज़ चाइना को मालूम था, ठीक है। तो अगर हम सही तरीके से सोचे तो ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं, ये वार था, क्योंकि चाइना बहुत पहले से प्लान कर रहा था। इंडिया का जो कमज़ोरी था कि पीस करते जाओ, हम सारी जगह पे पीस लेके आएंगे, तो ये कमज़ोरी, मतलब ऐसे तो कमज़ोरी बोलना नहीं चाहिए, पीस कोई कमज़ोरी होता नहीं है, पीस हर किसी को चाहिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि दुनिया में पीस से पहले ताकत आना चाहिए। मतलब अगर आप ताकतवर हो तभी लोग आपके साथ पीसफुली रहेंगे। अगर ताकत आपके पास होगा नहीं तो कोई भी आपके साथ पीसफुल रिलेशन मेंटेन करेगा नहीं। यही दुनिया का सच्चाई है। तो ये जो कमज़ोरी है, पहले ताकतवर बनने से पहले पीसफुल बनना, ये जो कमज़ोरी है इंडिया का, ये चाइना ने पकड़ लिया था, ठीक है। उन्होंने क्या किया, 1962 जंग चालू छेड़ दिया, कॉन्फ्लिक्ट को छेड़ दिया। कहाँ पे अटैक किया? एक तो अक्साई चीन में अटैक कर दिया, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, मतलब जो उस टाइम को बोलते हैं निफा मतलब नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, इसमें अटैक जोड़ दिया। और ऊपर से लद्दाख में इंडिया सफर्ड डिफीट इन वार, जंग में तो हार मिली इंडिया को। हार के बदले हार तो मिली अलग, बहुत सारे सैनिक सोल्जर बिना हथियार के लड़े, इंडिया बहादुरी से लड़े, इंडिया की तरफ से बहादुरी से बिना हथियार के। जहाँ पे चाइनीज़ लोगों के पास ऑटोमेटिक राइफल वगैरह सब कुछ था, इंडियन लोग तब 303 से लड़े। ऐसा भी कहानी है कि 303 मतलब जहाँ पे एक गोली मारो फिर लोड करो फिर गोली मारो, और जहाँ पे अपोजिट साइड से ऑटोमेटिक चल रहा था, तो उसमें बहादुरी से लड़े और शहीद हुए। बहुत सारे सैनिक शहीद हो गया इंडिया का, बहुत सारे ह्यूमन लॉस तो था ही। फिर इकोनॉमी तो नीचे चला गया, ऊपर से भूखमरी, खाना, पॉलिटिकल लॉस, पॉलिटिकल दुनिया के सामने इंडिया एक कमज़ोर देश करके उभर के आया, ठीक है। ऊपर से ये अक्साई वाला जो एरिया है वो भी हाथ से चला गया, जो कि आज भी चाइना कब्जा के बैठा हुआ है, हाँ, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ, ये तो जो लॉस हुआ, ऊपर से ये जो हम लोगों का जो नॉन अलाइनमेंट और ये जो पीसफुल पॉलिसी था, जो हम पीस लेके आएंगे दुनिया के अंदर, तो ये सारी चीज़ स्क्रूटनी के अंदर आ गया, ठीक है। तो तब समझ में आया
पीसफुल बाद में बनी हो, पहले ताकतवर बनो। इकोनॉमिकल ताकत बननी है, मिलिट्री ताकत बननी है, फिर जाके पीसफुल बनो। ठीक है, ये सच समझने में हम इंडियन लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। तब तक हम लोगों के साथ हम लोगों के पास से ये अक्साई चीन वाला हिस्सा चला गया और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी चला गया। अब हम नेहरू जी के जो एक और इम्पॉर्टेंट जो अलाइन पॉलिसी है, नॉन अलाइन पॉलिसी, इसको भी डिस्कस करेंगे, जो कि हम पहले से भी थोड़ा सा डिस्कस कर लिए थे कि हम लोग मेजर ना ही यूएसएसआर ना ही यूएसए किसी के पक्ष में हम नहीं झुकेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी रिलेशन नहीं रखेंगे, हम रिलेशन हर देश के साथ रखेंगे, लेकिन जब भी जहाँ पे जंग या तो कोई और हथियार की या तो किसी लड़ाई की बात हो तो हम वहाँ पे नॉन अलाइन रहेंगे। जहाँ पे इकोनॉमी, प्रोग्रेस और पॉलिटिकल कोई बात हो वहाँ पे हम सबके साथ बात करेंगे, डिप्लोमेसी को रखेंगे, फॉरेन पॉलिसी को डेवलप करेंगे और अपने देश और दुनिया के पीस और इकोनॉमिकल ग्रोथ को प्रायोरिटी देंगे। ये था नॉन अलाइन पॉलिसी। बाद में ये पॉलिसी वही चीज़ जो मैं बोला, नॉट ज्वाइनिंग एनी ऑफ मिलिटरी अलायंस फॉर्म्ड बाय यूएसए और सोवियत यूनियन, मतलब यूएसएसआर आफ्टर मैथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से। ठीक है, नॉट कमिटिंग टू एनी मिलिटरी ब्लॉक, हम लोग किसी भी मिलिटरी ब्लॉक के पक्ष में नहीं रहेंगे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे मिलिटरी के मामले में। और बाकी डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स और ग्लोबल इकोनॉमिक्स, देश की इकोनॉमी, ये सारे चीज़ को लेके, एनवायरमेंट, सारी चीज़ को लेके हम सबसे बात करेंगे और दुनिया और देश का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये था उनकी नॉन अलाइन पॉलिसी। ये पॉलिसी बाद में मूवमेंट बन गया। मूवमेंट इसलिए बना कि बहुत सारे बाकी देश भी 29 अफ्रीकन देश जो नए नए इंडिपेंडेंस मिल रहा था, जिन लोगों को, वो सारे लोग फिर मेनली बाद में जो ये जो नॉन अलाइन जो मूवमेंट बना, ये जवाहरलाल नेहरू, कमल अब्देल नसेर जो कि इजिप्ट के पीएम थे, प्रेसिडेंट थे, सुकार्नो इंडोनेशिया के, ख्वामे नकुमा जो घाना के थे, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, ये सारे लोग मिलकर नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का नाम दिया, जो कि बेलग्रेड में एक समिट में हुआ 1961 में। उसके पहले एक नॉन अलाइन इसका एक और भी एक असेंबली में हुआ था, जो कि बैंडुंग कॉन्फ्रेंस में हुआ था 1955 में, इसका एक मीटिंग हुआ था। तो ये था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो इसका कुछ पॉलिसी था, जो कुछ नियम कानून था। तो क्या था, वो है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट रिफ्लेक्ट एंड आइडियोलॉजिकली दैट इज सोवरेन स्टेट नो मैटर हाउ बिग और स्मॉल, कोई भी देश, जितना भी, कोई भी, मान लीजिए इंडिया एक बड़ा देश है, उसके हिसाब से इंडोनेशिया एक छोटा देश है, लेकिन एक दूसरे को इक्वल प्रायोरिटी देगा, इक्वल रिस्पेक्ट देगा और एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अप्लाई होगा सबके ऊपर। ठीक है, बेस्ड ऑन देयर ओन असेसमेंट एंड नीड। ऐसा नहीं कि छोटा देश है तो उसके ऊपर फॉरेन पॉलिसी का और स्ट्रॉन्ग करो, उसको दबाओ, ऐसा नहीं होगा। एक दूसरे को इक्वल नज़रिए से देखेंगे और एक दूसरे को हेल्प करेंगे। फिर in the backdrop of demand of emerging countries to give them a greater share in the international bodies like UN, WTO, World Trade Organization, World Bank एवं। तो नैम का एक और भी मोटिव था नॉन अलाइन मूवमेंट का, जो नए नए देश बन रहा है, जो इमर्ज कर रहा है अच्छे देश के तरीके से, तो ये सारे देश को UN, WTO और वर्ल्ड बैंक के जो वहाँ पे जो और भी देश है उसके साथ इनको भी प्रायोरिटी दिया जाए, उसके वो सारे इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर इन सारे देश को ऐड किया जाए। ये एक गोल था नॉन अलाइन मूवमेंट का। तो ये है। फिर लास्ट में एक और पॉलिसी था नेहरू जी का, वो है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। नेहरू का मानना था कि दुनिया के अंदर सारे देश को न्यूक्लियर आर्म छोड़ देना चाहिए, तब जाके दुनिया के अंदर पीस आएगा, मतलब शांति आएगा। और इंडिया एक बेटर कॉल फॉर ए न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड फ्रॉम ए पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, नेहरू जी का मानना था दुनिया के अंदर ये सारे देश अगर न्यूक्लियर आर्म को छोड़ देंगे तो दुनिया के अंदर पीस आएंगे, जंग भी कम हो जाएगा, एक दूसरे बड़ा देश छोटे देश को दबाएगा नहीं। ये सारी चीज़ उनके दिमाग में था, लेकिन ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन ये चीज़ कभी प्रैक्टिकली होता नहीं है। कोई भी देश ये राजी नहीं था, मतलब कोई जो भी ताकतवर देश, जैसे कि ये यूएसए कभी भी नहीं चाहेगा कि उसको अपना न्यूक्लियर वेपन छोड़ दे। उसी हिसाब से रशिया भी नहीं चाहेगा, पहले यूएसएसआर अब रशिया, वो भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट कभी पॉसिबल है ही नहीं आज के, और अभी जो जंग का माहौल चल रहा है यहाँ पे तो एकदम इम्पॉसिबल है। लेकिन बाद में वो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को सपोर्ट तो करता था नेहरू, लेकिन उन्होंने कैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाए, फिर उससे कैसे पावर जनरेट किया जा सकता है, ये सारे चीज़ के ऊपर उन्होंने पैसा देकर अच्छा खासा साइंटिस्ट के पीछे खर्चा किया। उन्होंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की कोशिश की देश के अंदर, इनके पीछे उन्होंने खर्चा किया। तो बाहर उन्होंने बोला कि हम न्यूक्लियर वेपन के खिलाफ है, लेकिन न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी होता है उससे जो सिर्फ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से वेपन बनाने के, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए यूज़ नहीं होता है, वो यूज़ होता है बहुत सारी चीज़ के लिए, ज़्यादातर पावर जनरेट करने के लिए। तो उसके पीछे उन्होंने सपोर्ट किया, डोमेस्टिक जो साइंटिस्ट थे उन लोगों को सपोर्ट किया। तो ये था फॉरेन पॉलिसी अंडर जवाहरलाल नेहरू, उनके अंडर ये सारे काम हुआ था। तो आज का कंटेंट इतना ही। अगर हम लोगों की कोशिश, हम लोगों की ये वीडियो कंटेंट आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, जय हिंद।